पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका पर बवाल मच गया है। छात्रों ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर बवाल काटा है। छात्रों ने जमकर यहां प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई, पथराव भी किए गए हैं। छात्र और पुलिस में भिड़ंत की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। टकराव में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं तोड़फोड़ भी किया गया और साथ ही यहां छात्रों ने पथराव भी किए हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्रों ने जमकर यहां प्रदर्शन किया है और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्र और पुलिस में भिड़ंत की भी जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कॉलेज गेट के बाहर ये सभी छात्र जुटे थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। सभी का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई और इसी वजह से आक्रोशित छात्रों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। तोड़फोड़ और पथराव भी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहां से छात्रों को खदेड़ा गया है। भीड़ को हटाने के लिए ये लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कुछ छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वजह यही है कि 90% बच्चे को फेल कर दिया गया हमारे सेमेस्टर से, ठीक है। और BUHS जिसका काम है बच्चों को आवाज सुनना, बच्चों के लिए काम करना, आज हम लोग आए प्रदर्शन के लिए, उनके लिए आवाज कर, पुलिस ने लाठीचार्ज करवा दिया है। दो लाठीचार्ज हुआ है, तब जाके बच्चा उग्र हुआ है, तब सब कम से कम 10-15 बच्चा का माथा फटा है, तब जाके किसी का हाथ टूटा है, तब जाके बात हुआ है। आज एक बार फिर बीपीएससी TRE 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सीएम हाउस घेरने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने छात्रों को बीच में ही रोक दिया। हजारों की संख्या में छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और डाक बंगला की ओर बढ़ गए। डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल की और इस दौरान छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों को डिटेन कर बसों में जबरन अपने साथ ले गई है। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्र के प्रदर्शन की ये तस्वीर है। आज काफी गहमागहमी पटना की सड़कों पर देखने को मिली, जहां छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये सभी छात्र सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस की टीम ने इन्हें रोका। बैरिकेड्स लगाकर जब रोका गया तो ये सभी छात्र बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हालांकि लाठीचार्ज करके सभी छात्रों को तितर बितर किया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि काफी संघर्ष आज छात्र और पुलिस के जवानों के बीच भी देखने को मिला है, क्योंकि ये सभी आक्रोशित छात्र सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले, लेकिन बीच में ही पुलिस ने छात्रों को रोक दिया है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर सरकार गंभीर है और सभी चीजों का समाधान किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर भी मिथिलेश तिवारी ने तीखा हमला बोला है। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव।
वहीं सांसद संजय जायसवाल ने छात्र आंदोलन को लेकर छात्रों को नसीहत देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों की हर डिमांड को पूरा कर लिया है। TRE-4 का मामला हो या अन्य मामला हो, छात्रों के हर मुद्दे पर हमारी सरकार संवेदनशील है। की डिमांड थी, हमने 32,000 नौकरियां देने का काम किया। 4 लाख का उनका डिमांड था, 4 लाख रुपया पूरा किया। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में छात्रों के प्रत्येक डिमांड का समाधान किया जा रहा है। और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, तो साजिश करने वाले वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस सरकार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से छात्रों की हर समस्या को सॉल्व किया है। बाकायदा MOUs हो रहे हैं, बाकायदा गवर्नर साहब के अधीन सारे निर्णय हो रहे हैं। और जो भी उनकी डिमांड थी, चाहे वह उम्र बढ़ाने की थी, सीटें बढ़ाने की थी, सभी डिमांड को मान करके अच्छा कार्य हो रहा है। तो छात्रों के प्रदर्शन को तेजस्वी यादव के समर्थन देने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन को समर्थन देने वाली पार्टियां भी राजनीति कर रही है। मंत्री ने दावा किया है कि सरकार छात्रों के हित में लगातार फैसले ले रही है। खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने पटना से सटे कई इलाकों का हवाई सर्वे किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे कर जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी साथ में मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सम्राट ने आज पटना से सटे इलाकों का एरियल सर्वे किया है, जहां बाढ़ से पीड़ित लोगों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार दूसरे दिन सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसएम कॉलेज घाट पर अचानक भगदड़ मच गई। एसएम कॉलेज गंगा घाट पर अचानक से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। भीड़ बैरिकेडिंग पार कर गंगा में स्नान करने लगी। भारी भीड़ होने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जल भरने का प्रयास करने लगे, लेकिन मौके पर तैनात एसडीआरएफ के अधिकारी और जवानों ने मोर्चा संभाला, स्थिति को पूरी तरह से काबू में किया है। और इसी दौरान गंगा से एक युवक का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया है। खबर बगहा से है, जहां दोन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और हरहा नदी पर आवागमन की समस्या एक बार फिर से सामने आई है। गर्दी दोन में एक महिला की तबीयत बिगड़ गई, उसे इलाज के लिए हरना टांड़ ले जाना था, लेकिन हरहा नदी में बाढ़ के कारण वाहन से रास्ता पार करना संभव नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने घाट को ही एम्बुलेंस बना दिया। मरीज को घाट पर लिटाकर कंधे के सहारे बाढ़ का पानी पार कराया गया और फिर हरना टांड़ पहुंचाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक दोन के 22 गांवों की करीब 70,000 आबादी आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। गंभीर मरीजों को हरना टांड़ या रामनगर ले जाना पड़ता है। बिहार में सुरक्षा और खुफिया निगरानी को लेकर और धार देने के लिए पुलिस महकमे ने बड़ा कदम उठाया। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी 40 पुलिस जिलों में आईबी कार्यालय खोलने जा रही है। वर्तमान में 35 जिलों में हाल ही में आईबी का कार्यालय खोल दिया गया है। बाकी के 5 जिलों में भी अगले 1 महीने में कार्यालय शुरू होने की उम्मीद है। जिलों में आईबी के पदाधिकारियों की तैनाती के लिए 138 काबिल दारोगा की पदस्थापना भी विशेष शाखा में की गई है। इंटेलिजेंस पर अब अधिक फोकस करने जा रही है और इसको लेकर के जो है 35 जिले में आईबी की जो है कार्यालय खोली गई है। और बताते ये चले कि अगले कुछ दिनों में 5 जिलों में और जो आईबी के कार्यालय है वो खोल दी जाएगी। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस यानी कि सूचना तंत्र जो है वो पुलिस महकमे का मजबूत हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा की और फिर डीजीपी को यह निर्देशित किया कि जो आईबी की जो कार्यालय है वो सभी जिलों में होनी चाहिए और सूचना तंत्र पुलिस का और मजबूत होना चाहिए, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके, नकेल कसा जा सके। और बताते ये चले कि बिहार के में जो 40 जिले हैं, 2 पुलिस जिलों को मिलाकर के हम देखें
तो 35 जिलों में आईबी के कार्यालय खोल दिए गए हैं। बाकी के 5 जिलों में, जैसे हमने पहले बताया कि जल्द ही कार्यालय खोले जाएंगे और इसके लिए 138 जो काबिल दरोगा हैं उनकी पदस्थापन भी विशेष शाखा में कर दी गई है। बताते ये चलें कि पुलिस मुख्यालय के जो वरीय अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी 35 जिलों में सरकारी भवन ही जो है उसमें आईबी का कार्यालय की शुरुआत की गई है। हर जिले में तैनात 3 से 4 पदाधिकारियों की जो है वो आईबी में जोड़ा गया है और यह आईबी के अधिकारी जिलों में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और इसकी रिपोर्ट नियमित अंतराल पर जो है वो विशेष शाखा को भेजी जाएगी। और बताते ये चले कि आईबी की टीम स्थानीय पुलिस टीम से भी समन्वय जो स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। जिलों में आईबी की टीम होने से संवेदनशील जो सूचना है उसकी रियल टाइम पर मॉनिटरिंग होगी और ये जो है आपराधिक गतिविधियों को रोकने में बेहद कारगर होगा। उसकी भी सीमा जो है वो काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ सतर्कता जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया और पुलिस मुख्यालय ने इसे इम्प्लीमेंट किया और 35 जिलों में आईबी का कार्यालय जो है वो खोल दिया गया। फिलहाल बाकी के जो 4 जिले हैं 5 वहाँ पे जल्द आईबी का कार्यालय खोल दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे बिहार पुलिस जो है वो इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है और उसी के तहत ये जो है कदम उठाए गए हैं। अमित मार्क, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में 2 दिन के दौरान के समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को बाबा गरीबनाथ मंदिर, माता जानकी मंदिर और पुनौरा धाम का प्रस्ताव भी दिया है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की कर लेते हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल में महिला की मौत से बवाल हो गया है। प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई और मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की गई है। आक्रोशित लोगों ने निजी 31 भी जाम कर दिया और कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम अब जुट गई है। उसको यहाँ लाया गया, ना जांच किया किसी प्रकार का, ना कोई कागज दिया, ना एडमिट पर सिग्नेचर करवाया, किसी प्रकार कुछ नहीं। बोला ठीक होगा, आप रुपया दीजिएगा, ये बोल के एडमिट कर लिया। रात में वो डिलीवरी करवाया ऑपरेशन करके, ऑपरेशन हुआ, बच्चा को निकाल दिया। उसके बाद फिर स्टेच किया, उसके बाद ब्लड नहीं रुक रहा था, फिर डबल ऑपरेशन किया, बच्चेदानी निकाला, उसको समझ में नहीं आया, पेशेंट मृत हो गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से ये घटना घटी है और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने वार्ता किया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगता है, हो सकता है कुछ वैसी कोशिशें रही हो, लेकिन बिना जांच पड़ताल के कुछ करना संभव है नहीं। हम लोग पोस्टमार्टम कराने के उपरांत जो भी परिजन जिस प्रकार से भी चाहेंगे कानूनी सहायता थाना के माध्यम से, हमारे माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। एक और बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां एक नाबालिग बच्चे की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकाहारा सब्जी मंडी की है। मृतक की पहचान बरौनी निवासी मोहम्मद अफजल के 13 साल के बेटे मोहम्मद फैजान के रूप में की गई। हत्या का आरोप पड़ोस के मोहम्मद खुर्शीद पर लगा है। हालांकि हत्या क्यों की गई इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्यों मारा? मारा मेरा भाई था, ठीक है। कौन भाई था? मेरा मालू नाम। अच्छा। तो ये सिंह फला गए थे, हम देखे पीछे से लड़ा कर रहा। किससे लड़ा रहा था? तो ये मेरा चाची बेटा से। ये लड़का जो मरा सो आसी लड़ा, ठीक है। छुरी उधर मार दिए, छुरी लिए आना कर दिया, आना कर फोड़ दिया। हमने छुड़ाने के लिए हमको गया मतलब बचाने में घर में हम लोग को जैसे चाकू मारा, हल्ला हुआ, हम लोग बाहर निकले तब वो फरार हो गया। अच्छा, कौन फरार हो गया? और जो चाकू मारा है, क्या नाम है उसका? मोहम्मद आसिक नाम था। मोहम्मद आसिक। उसके पिता का नाम? उसका पिता का नाम है सर याद नहीं, उसका पिता का नाम। अच्छा। मेरा घर का 10 कदम आगे है। अच्छा, किसको चाकू मारा? मेरा भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद फैजान है। कितना उम्र है फैजान का? उसका 14 साल है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। सीएसपी संचालक से लूटपाट की खबर है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की है। अपराधियों ने हवा में पिस्टल भी लहराया।
ग्रामीणों ने तीनों अपराधी को पकड़ा है। अपराधियों से पिस्टल और लूटे गए पैसे का बैग भी छीन लिया गया। तीनों अपराधियों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। क्या कुछ मामला है? हम रेवासी टोले रामनगर से अपने घर से आ रहे थे। अच्छा। और रेवासी हाई स्कूल के पास पहुंचे तो हमको रोका गया, लेकिन हमको शंका हुआ। हम शंका के आधार पर अपना गाड़ी तेज किए। आते आते धनकी टोला पहुंचे हम अपना बचाव के लिए गाड़ी रोके। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में अधिकारी के बीच गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आवास सहायक और बीडीओ के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो का पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो संजीव कुमार ने आवास सहायक के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिससे आवास सहायक आग बबूला हो गए। आवास सहायक ने वीडियो का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड और अंचल के कर्मी मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किए। खबर दुमका से है, जहां जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के आवास पर काम करने वाले रसोइया सोनू राउत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जरमुंडी डाक बंगला स्थित क्वार्टर में सोनू का शव मिला है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सवाल भी उठाए। वहीं विधायक के परिवार ने आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने क्वार्टर को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां से शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक रसोइया की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप भी है, हालांकि आरोपों से इनकार किया है विधायक ने। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अब पुलिस की टीम हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जरमुंडी डाक बंगला क्वार्टर से संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध देख लिया, उसके बाद फोन रख दिया। तो आप लोग को कैसे पता चला आपका पति के बारे में? आपको कैसे पता चला? जो काम पर लगा था वही बोला। हम तो जो देखे हैं वही बोलेंगे। मर्डर किया है विधायक और उसका दामाद। हम क्या बोले, हम कुछ तो नहीं जानते हैं। जो हमको बोलेगा वही हम सुनेंगे और वही देखे हैं, जो देखे हैं वही बोलते हैं। कौन मोबाइल में देखे हैं। कौन विधायक? देवेंद्र कुमार। और हम लोग को भी चलिए डेड बॉडी हम लोग को भी ले चलिए, सबको पोस्टमार्टम कीजिए। जब लड़का मर गया तो हम लोग जिंदा रह के क्या करें? यही बोल के हम सही मार दिया, बैठ गए। विधायक पहुंचे जब विधायक नहीं आया। क्या लगता है कि उनके साथ कुछ मारपीट किया गया? मारपीट किया है, मारपीट का दाग है। ये फ्राइडे को आया है, मैं छुट्टी लिया 8 दिन, 3 महीना रहा ना। 3 महीना में 8 दिन पहले वो फ्राइडे को आया है। सैटरडे और क्या हुआ, सैटरडे और संडे, मंडे को वो फांसी में लटका हुआ मिला। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र में घर में सो रहे बुजुर्ग पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह दोनों के काफी देर तक झोपड़ी से बाहर नहीं निकलने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। झोपड़ी में देखने पर दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले। मृतकों की पहचान भरपूरा निवासी बंगाली दास और उनकी पत्नी धानो देवी के रूप में हुई। दोनों सड़क किनारे झोपड़ी में अकेले रहते थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार के वार के निशान भी मिले हैं। जो कि सुबह जो है, तो हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, काम पर गए यहाँ से भरपूर है, तो यहाँ पर जो है सो दूध लेने के लिए आए, तो वो आवाज़ लगाए तो नहीं जगा, तो अगल बगल को आदमी को बुलाए, तो ये दरवाज़ा भी बंद है, आगे का भी दरवाज़ा बंद है, उसको खोल खाल के तो हटाया गया है। तब ये देख रहे हैं कि भाई दोनों आदमी तो सोए हुए हैं, मर्डर किया हुआ है। ये घटना घटी है कि बंगाली दास जो 75 साल जिनका उम्र हो रहा है और उनकी पत्नी घानो देवी, ये दोनों की हत्या जो है रात में अपराधियों ने उनके घर में घुस करके डायगर से मार करके कर दिया।
खबर सिवान से है, जहां जीरादेई प्रखंड के भैंसा खाल बाल गृह में पप्पू कुमार की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वो छपरा जिले का रहने वाला था और पहले पटना बाल गृह में रह रहा था, जहां से उसे सिवान ट्रांसफर किया गया था। बताया जा रहा है कि पप्पू लंबे समय से मानसिक बीमारी से परेशान था और उसका इलाज भी चल रहा था। बीती रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाल गृह के कर्मचारी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल प्रशासन परिवार की जानकारी जुटाने में लगा है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां दिन दहाड़े एक डॉक्टर से लाखों रुपए की सोने की चेन छीन ली गई। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी बस स्टैंड के पास की है, जहां डॉक्टर प्रमोद कुमार जिम से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनके गले से चेन छीन ली। बताया जा रहा है चेन करीब 25 ग्राम की थी, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बदमाश पीछे से बाइक पर आते हैं और चेन छीनकर भागते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद ब्रह्मपुरा थाना पुलिस जांच में जुट गई है। जिम करके आ रहे थे, हमारे साथ गन दिखा के चेन स्नैचिंग किया गया है। पिस्टल के बल पर पिस्टल के बल पे कितने लाख की रही होगी? 4 लाख का। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अभी जिम से आके अपने घर जा रहे थे। क्या लोकेशन कहाँ पर है? ये डॉक्टर मेजर उदय प्रताप सर के क्लिनिक के ठीक सामने। डॉक्टर सर सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो इनके साथ घटना घटी है। हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करने आए थे, चेक कर लिए हैं, आगे और जांच करते हैं, उसके बाद जो होगा आप लोग को पता चल जाएगा। नहीं, अभी तो पूरा नहीं निकला है उससे, आगे दूसरा कैमरा चेक करते हैं, फिर उसमें देखेंगे। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत लोगों को किस हद तक ले जा सकती है, इसका अनोखा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला है। यहाँ एक युवक ने रील बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी कार को ही किसिंग कार बना दिया। कार की पूरी बॉडी पर लाल लिपस्टिक से करीब 3400 किसिंग के निशान बनाए गए थे। रोड पर दौड़ती ऐसी कार देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन ये अनोखा शौक युवक को महंगा पड़ गया। बाद में पुलिस के सामने युवक ने किसिंग वाले निशान को भी मिटाया और 5500 का चालान कटा। ये जो केसेस बने हुए हैं वीडियो वायरल करने के चक्कर में बनाए हुए थे, तो उसके चक्कर में वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया। तो पुलिस वाले जो सर हैं उन्होंने चेकिंग के दौरान पे लेके आए गाड़ी को थाने, और मैं थाने में जाके कार्रवाई हुई तो मैंने 5500 रुपये का चालान कटवाया है। ये लिप किसने किए थे? ये एक लड़की के द्वारा किए गए हैं। कौन थी वो लड़की, आप जानते हो उसको? लड़की मैं जानता हूँ, मेरे कॉलेज की मतलब दोस्त थी ऐसे ही, तो वीडियो वायरल करनी थी हमको, उस चक्कर में हो गई। तो आपके सामने हुआ या आपकी जानकारी थी कि नहीं थी? मेरे मतलब मुझे तो पता था कि वो ऐसा होगा, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी। मेन मकसद था हमारा कि वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि मेरी एक पुरानी आईडी थी वो बंद हो गई, तो मेरे को लगा इस पे जल्दी फॉलोअर बढ़ जाएंगे, उस चक्कर में मैंने किया। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये मुझे अब जाके पता पड़ा, तो मैंने पुलिस वाले सर से माफ़ी भी मांगी है कि आगे से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक आदमी द्वारा जो वाइट स्विफ्ट गाड़ी है उस पर कुछ किस के निशान लगवा के और ब्लैक फिल्म लगवा के गाड़ी पे, और सिटी सेंटर वाले एरिया में बहुत खतरनाक पूर्वक चलाई जा रही है, स्टंटबाजी करी जा रही है। उसी को संज्ञान में लेके कल कार्रवाई करी गई है थाना यातायात द्वारा, जिसमें उस पर 5500 का चालान किया गया है, और ब्लैक फिल्म के कारण और खतरनाक चलाने के कारण और ये वल्गैरिटी के कारण। और जब अपराधी को समझाया गया तो उसके द्वारा अपनी गलती भी मानी गई, और गाड़ी पे जितने सारे निशान डाले गए थे उसके द्वारा खुद साफ भी किए गए हैं। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर संत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय उच्च अधिकारी समिति के राष्ट्रीय महासचिव कंप्यूटर बाबा समेत कई संतों ने प्रशासन पर बैठक रोकने और संतों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया है। संतों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच कराई जाए। अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर संत समाज ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय उच्च अधिकार समिति के राष्ट्रीय महासचिव कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया कि संतों की बैठक में शामिल होने आ रहे साधु संतों को पुलिस और प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया। चंदा चोरी पे बात कर रहे थे
और जिस ढंग से ये चोरी हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी मछली को पकड़ लिया नहीं है, छोटी मछलियों को पकड़ा है। इसके लिए पूरा संत समाज क्षुब्ध है, पूरा देश का संत समाज क्षुब्ध है। आखिर चोरी किसने की है, ये बात तो बताया जाए। चोरी करने के बाद जो माल है वो कहाँ गया, ये पूछ रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, पूरे देश में अलग जगाएंगे पूरा संत समाज। यूपी T20 लीग के बीच भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद रिंकू सिंह ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दरबार में माथा टेका और मणि रामदास छावनी में संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद रिंकू सिंह राम मंदिर परिसर का भ्रमण करते भी नजर आए और इस दौरान उन्होंने मंदिर की भव्यता और वास्तुकला को देखकर खुशी जताई। नहीं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और बजरंगबली को मानते हैं हम, बजरंगबली के चरणों में आया तो बहुत अच्छा लगा था दर्शन करके। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा मंदिर है, पहली बार आए, बहुत अच्छा मंदिर है। क्या प्रभु से कामना की आपने? अब ये तो बता नहीं सकते अब। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया। 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेंगी बीएसपी। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। पंजाब में भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान बीएसपी की तरफ से किया गया है। गठबंधन से पार्टी को नुकसान होता है। मायावती ने कहा कि ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार को टिकट देंगे।